हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको इन डेप्थ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वर्ड तो हमें लगता है बहुत बोरिंग, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। मैंने इसके हर एक टॉपिक को एक स्टोरी के फॉर्म में सोचा है पढ़ाने का, तो इसलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे मर्केंटिलिज्म या व्यापारवाद से। तो जब हम उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि आपको नोट्स अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्म में है, हैंड रिटन नोट्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। ये जो पीपीटी है ये सिर्फ एक स्टोरी के फॉर्म में है, तो इसको बस स्टोरी के तौर पे सुनिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, बट इसको मतलब एज़ इट इज़ उतारने का कोशिश मत करना। आपके पास नोट्स है, आप वहाँ से लिख लेना। तो ये जो मर्केंटिलिज्म या व्यापारवाद हिंदी में, तो इसका जो टाइम पीरियड है ये आपका बिटवीन 15th टू मिड 18th सेंचुरी है, 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य का है। इस टाइम पे जो यूरोप है वो एक मैसिव चेंज से गुजर रहा था। जब यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस हो रही थी, जैसे कि पहले फ्यूडलिज्म या सामंतवाद का दौर था, लोग दूसरों के लिए काम करते थे। लेकिन जब से मर्केंटिलिज्म या व्यापारवाद का विकास हुआ, जब से इसका सृजन हुआ, तो यहाँ पर धीरे धीरे लोग जो हैं वो फ्यूडलिज्म को भूलकर, सामंतवाद को भूलकर इंडस्ट्रियल एरा या औद्योगिक युग की तरफ बढ़ने लगे। मर्केंटिलिज्म जो है, इसमें जो नेशंस हैं वो ये बिलीव करते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा सोना और चांदी है, गोल्ड और सिल्वर है, तो इट मीन्स कि आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, आप बहुत पावरफुल हैं, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई देश और हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे मेन फोकस इस पे रखना है कि ये बिलीव करते थे कि जो पावर या जो स्ट्रेंथ या जो ताकत दिखाता है वो इसी चीज़ से पता चलता है कि आपके पास कितना गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी है। तो ये मर्केंटिलिज्म तो जो था ये एक नया रणनीति था, क्योंकि इससे पहले फ्यूडलिज्म या सामंतवाद ही चल रहा था, तो एक एकदम न्यू स्ट्रैटेजी था। इससे क्या हो रहा था ना कि नेशनलिज्म जो है, वो राष्ट्रवाद जो है वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था। जो पावर है, जो शक्ति है, वो ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं के पास थी, ना कि वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे जो अपने लिए लोगों से काम करवाते थे, उनके पास नहीं थे पावर ज़्यादा। वो पावर अपना खो रहे थे और राजा जो थे वो पावर गेन कर रहे थे। इसके साथ ही नए ट्रेड रूट्स, व्यापारिक मार्ग जो हैं वो डिस्कवर हुए थे, और बहुत सारा सिल्वर माइंस, चांदी के खानों का भी खोज हुआ था। तो ये जो दो चीज़ें थी ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि इससे क्या हुआ, जो वर्ल्ड है वो मार्केट इकोनॉमी या बाज़ार अर्थव्यवस्था की तरफ शिफ्ट होने लगा। अब क्या है, लोग अब सोचने लगे कि ट्रेड कैसे करना है। अगर ट्रेड होगा, अगर व्यापार होगा तो जॉब भी तो मिलेगा, जॉब मिलेगा तो लोग कमाएंगे पैसे। इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट, फैक्ट्रीज़, ये सब के बारे में लोग सोचने लगे थे। अब इसको जो है, मर्केंटिलिज्म को जो है, ये इसको अलग अलग नाम से लोग जानते थे। स्पेन में जैसे बुलनिज्म था, तो बुलनिज्म का मतलब होता है पूरा प्योर सोना या चांदी, प्योर गोल्ड और सिल्वर, इसके अलावा कुछ नहीं। वो उनके अकॉर्डिंग जो ताकत है वो सिर्फ इसी में है कि आपके पास बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए। फिर आया कॉलबर्टिज्म, जो कि फ्रांस में बुलाया जाता है। तो यहाँ पर जो स्टेट है, जो सरकार है, उसके हाथों में पूरी अर्थव्यवस्था थी। और लास्ट है आपका कैमरलिज्म, जो कि जर्मनी में बोला जाता था। इनका मेन फोकस था कि राष्ट्र का निर्माण, स्टेट को कैसे बनाया जाए, इसमें क्या क्या करना है कि एक स्टेट को अच्छे से बनाया जा सके, यहाँ पे लोगों के पास रहने के लिए अच्छी सुविधा हो, स्टेट भी पावरफुल हो, इस तरह से। तो ये जो तीनों नाम मैंने बोला है, बुलनिज्म, कॉलबर्टिज्म और कैमरलिज्म, ये तीनों मर्केंटिलिज्म के ही नाम हैं, बस अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसीलिए कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ भी देते हैं कि बुलनिज्म कहाँ पे बोला जाता था, या क्या मतलब है, कॉलबर्टिज्म का क्या मतलब है, कैमरलिज्म का क्या मतलब है, कहाँ पे बोला जाता था, ये सब। तो इसको बस याद कर लेना है। आप इसको जैसे कुछ अपना बना भी सकते हो शॉर्ट मेमोरी के लिए कि कैसे याद रखना जाए, जैसे BS बुलनिज्म स्पेन, CF कॉलबर्टिज्म फ्रांस, कैमरलिज्म जर्मनी, इस तरह से बना सकते हो। फिर आया, कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो मर्केंटिलिज्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, बहुत ज़्यादा। तो उसमें जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है थॉमस मन, एंटोनियो सेरा और फिलिप्स वॉन हॉर्निक। थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम है, बट याद कर लेना, स्टोरी के फॉर्म में सुन ही रहे हो तो याद हो जाएगा। ऐसे करके थॉमस मन, एंटोनियो सेरा, फिलिप वॉन हॉर्निक, इस तरह से आप याद कर लेना।
थोड़ा सा बैठा के। ऐसे TAP भी कर सकते हो, टैप, TAP टैप। ये जो टैप है वो किसका फॉलोअर है? मर्केंटिलिज्म का। TAP टैप मतलब थॉमस मुन, एंटोनियो सेरा, फिलिप वॉन हॉर्निक, इस तरह से याद कर लेना। तो इन लोगों का जो मेन आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि जो नेशन है उसका वेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए, तो ट्रेड के थ्रू, जितना ज़्यादा व्यापार उतना ज़्यादा वेल्थ। तो कोई भी अगर ट्रेड वॉर जीतना हो इन लोगों को, तो ये लोग सबसे पहले सोचते थे वेल्थ कैसे बढ़ाना है। तो इनका मेन जो स्ट्रैटेजी था वो था एक्सपोर्ट्स या आयात को अधिकतम करना, जितना ज़्यादा हो सामान, जो फिनिश गुड्स है, जो अंतिम वस्तु, उसको बेचना और गोल्ड और सिल्वर अपने देश में लाना, और जितना कम हो सके उतना आयात या इंपोर्ट्स करना। इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम रहने से फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा। तो अब इसके लिए भी तो कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए कि आप कैसे करें कि गोल्ड जो है सिर्फ आपके देश में आते रहे और आपके देश से बाहर ना जाए। तो इसके लिए स्टेट ने क्या किया? बहुत हैवी ड्यूटीज़, भारी शुल्क लगाए, किस पे? फॉरेन गुड्स पे, ताकि फॉरेन गुड्स जो है वो देश में एंटर ना कर पाए। फिर उन्होंने मोनोपोलीज, एक अधिकार दे दिया लोकल बिजनेसेस को, ताकि वो अपना अधिकार चला के अपने सामान को बेचे, और उनको टैक्स भी कम कर दिया। इन्होंने कॉलोनीज़ बना दिया जहाँ से ये रॉ मटेरियल्स जो थे, जो कच्चा माल था, वो सस्ते दाम पर ख़रीद लेते थे। सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल्स ख़रीद के, कच्चा माल ख़रीद के ये फिनिश गुड्स तैयार करते थे, अंतिम वस्तु तैयार करते थे, और उसके बाद उसको दूसरे देशों में बेचते थे, और उनसे ये गोल्ड और सिल्वर अर्न करते थे। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को बढ़ावा देते थे, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा इनको चीप लेबर या सस्ती श्रम जो है वो मिल जाएगी। दो 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 फ़ायदा था इनको पॉपुलेशन बढ़ने से, एक तो चीप लेबर और दूसरा मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्योंकि इनको मिलिट्री पावर भी चाहिए था और सस्ता में लेबर भी चाहिए था। तो ये जो वर्ल्ड था इस टाइम पे मनी को स्टोर ऑफ वेल्थ मानते थे, धन का भंडार। आपने फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ा होगा, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ, ये पढ़ा होगा मनी का फंक्शन। तो यहाँ पे स्टोर ऑफ वेल्थ माना जाता था, धन का भंडार, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये लोग मनी को फंड के तौर पे यूज़ करते थे वॉर के लिए। और एक लास्ट लाइन लिखा हुआ, दे प्रेफर टू एक्सपोर्ट फिनिश्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स रादर देन रॉ मटेरियल्स बिकॉज इट केप्ट देयर पीपल वर्किंग। तो ये इसलिए भी फिनिश गुड्स या अंतिम वस्तु को बेचना चाहते थे, क्योंकि इसको बनाने में जो लोग लगते थे तो उन लोगों के पास नौकरी रहती थी। तो ये हो गया कि इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी या क्या गोल्डन रूल इन्होंने फॉलो किया था। पर जो चीज़ आया है वो चीज़ जाएगा भी। तो जैसे मर्केंटिलिज्म आया, उनका जाना भी तय था। तो लास्ट टॉपिक है सनसेट ऑफ द मर्चेंट्स, या फिर इसको क्रिटिसिज्म्स भी बोल सकते हैं। तो कैसे हुआ इनका डाउनफॉल? तो धीरे धीरे जो लोग सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान लगाए थे कि हमको जितना से ज़्यादा हो सोना चांदी को जमा करना, उस चीज़ से लोगों ने ध्यान हटाना शुरू कर दिया। ठीक है, ध्यान हटाना शुरू किया तो ध्यान कहीं तो जाएगा। तो फिर इनका ध्यान गया कि फैक्ट्रीज़, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब पे ध्यान दिया गया, क्योंकि ये सब के थ्रू उनको जॉब मिलती। ठीक है, फिर इसी टाइम पे एक जो हमारे नए थिंकर थे एडम स्मिथ, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के जनक भी बोलते हैं, इन्होंने अपना व्यूज़ दिया। तो इनका व्यू था कि हम लोगों को सिर्फ पावर के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमको ये भी देखना चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का जो जीवन स्तर है वो कैसा है। तो एडम स्मिथ का कहना था कि जो नेशन है, जो राष्ट्र है, उसको इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे ठीक करें, पॉलिसी ऑफ प्लेंटी को लाएं, ना कि सिर्फ पावर के पीछे भागें। इसी टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो यहाँ पर फ्री मार्केट और कंपटीशन पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ कि मोनोपोली या एकाधिकार को साइड हटाकर हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि कैसे हम मार्केट में जो लोग हैं वो आराम से बिज़नेस कर सके, इसके लिए टैक्स फ्री कर सके या टैक्स कम कर सके, कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि बिजनेसेस ज़्यादा होंगे। तो इन सब चीज़ों से जो लोग हैं उनको धीरे धीरे रियलाइजेशन होने लगा कि जो असली वेल्थ है, जो ट्रू वेल्थ है, वो सिर्फ आपको सोना और चांदी जमा करने में नहीं है, बल्कि इस चीज़ में है कि कितना फैक्ट्रीज़ बन सके, कितना मशीन बन सके, कितना लैंड है आपके पास, नेचर का कितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, ठीक है, कितना ज़्यादा आपके देश में साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता कि लोगों के पास जॉब रहती, लोग काम करते, ठीक है, तो धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता, उनका जीवन स्तर अच्छा होता। इसी टाइम पे मॉडर्न बैंकिंग का भी इवोल्यूशन हुआ।
जब मॉडर्न बैंकिंग का इवोल्यूशन हुआ तो अब लोगों को लोन वगैरह मिलना शुरू हो गया, तो लोग अब क्या था, अपने जो उनके पास जो जैसे सोना है तो हम जैसे बैंक में जमा कर सकते हैं, उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब उनको फ़ायदा हुआ और धीरे धीरे व्यापारवाद का जो युग था उसका अंत हुआ और आधुनिक दुनिया का शुरू हुआ। तो ये था मर्केंटिलिज्म के बारे में। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट इफ़ यू नीड एनी मोर वीडियोज़। अगर और वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर टॉपिक पे आपको बना के वीडियो अवेलेबल कराऊंगी विथ नोट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।